है दोस्त, बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। FAR 2 पे हमारा काम चल रहा था और IFRS 16 लीजेस की बातें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है सर, हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें लीज का बेसिक एरिया थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था, क्योंकि अभी तक बच्चे कुछ ना कुछ ज्वाइन करते ही चले जा रहे हैं, तो मैं जरा एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूं और बेटा फिर कुछ नई बातों पे चलते हैं। आज हमने अपने सिलेबस के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू किया हुआ है, लीज। इसकी इंपॉर्टेंस बेटा समझाने के लिए मैंने आपको यही बताया था कि लास्ट 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से लीज पे क्वेश्चन आ रहा है, और अगर करो तो हर 3 अटेम्प्ट में 2 बार इसका सवाल आता ही आता है। लीज एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है और जो लोग इस बिजनेस को करते हैं उन्हें हम लेसर कहते हैं। हमारे स्टैंडर्ड ने हमें एक डेफिनेशन समझाई थी, उसने कहा था लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक पार्टी एसेट और पार्टी को यूज करने का राइट दे देती है। जो ये राइट देता है वो लेसर कहलाता है, और जो ये राइट यूज करने का लेता है वो लेसी कहलाता है। यहीं पर मैंने आपको समझाया था कि आपके एग्जाम के 2 काम शुरू हो गए। अगर आप लेसर हो और कोई एसेट लीज पर दे रहे हो, और अगर आप लेसी हो और कोई एसेट लीज पे दे रहे हो, तो अकाउंटिंग आप क्या करोगे। फिर हम और आगे बढ़े, हमने 2 डेफिनेशन और पढ़ी। एक डेफिनेशन हमने स्टैंडर्ड से पढ़ी फाइनेंस लीज, और एक हमने पढ़ी ऑपरेटिंग लीज, जिससे हमें यह समझ में आया कि इस स्टैंडर्ड 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक फाइनेंस लीज कहलाती है और दूसरी ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप हम लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी जो एसेट को इस्तेमाल करेगा वही उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने ऊपर रखे, और ऑपरेटिंग जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर ट्रांसफर ना हो, फिर किसके ऊपर, फिर वो लेसर के ऊपर हो। कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, इसके लिए कुछ कंडीशंस पढ़ना शुरू की थी। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो पढ़ रहे हो ये एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है, और अभी ये 2018 में रिवाइज हुआ है। पहले ये IAS 17 हुआ करता था। इस रिवाइज स्टैंडर्ड में जो अकाउंटिंग चेंज हुई है उसमें एक फंडामेंटल चेंज ये भी आया है कि लेसी के लिए नए स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग सेम कर दी गई है। इट मींस अगर आप लेसी हो और कोई एसेट इस्तेमाल दे रहे हो तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फाइनेंस वाली लीज है या फिर ऑपरेटिंग वाली लीज है, आपको एक ही काम। लेकिन अगर आप लेसर हो, स्टैंडर्ड में लेसर की आज भी 2 अकाउंटिंग लिखी हुई है कि अगर आप लेसर फाइनेंस लीज पर दोगे तो आप क्या करोगे, और अगर ऑपरेटिंग लीज पर दोगे तो आप क्या करोगे। कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, याद होगा, इसका पूरा वर्ड क्या था, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। और हमने एक पैराग्राफ में देखा कि लीज की अकाउंटिंग करने के लिए आप ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस के ऊपर गौर करो, रादर देन आप उसकी लीगल फॉर्म को देखने बैठ जाओ। लीगली स्पीकिंग, अगर मैं लेसर हूं और एसेट फाइनेंस लीज पर दूंगा जब भी ओनरशिप अपने ही नाम पे रखूंगा, और अगर मैं ऑपरेटिंग लीज पर दूंगा जब भी ओनरशिप मैं अपने ही नाम पे रखूंगा। तो अगर लीगली बात करो ओनरशिप लेसर के ही नाम पर होती है, वाली लीज हो या फिर ऑपरेटिंग वाली लीज हो। लेकिन फाइनेंस लीज के अंदर क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे चला जाता है, तो इन सब्सटेंस हमें इसका ओनर कौन नजर आता है, फिर वो लेसी नजर आता है। कैसे पता चलेगा कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है,
हमने बेटा पैरा 63 के अंदर दी जाने वाली 5 में से 4 कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर ली थी। मैंने कहा था गारंटी है बाद में इतनी सारी लॉजिकें याद नहीं रहेगी, और जितना याद कर लेना। हाँ हाँ सर, इनमें से एक कंडीशन पूरी होने का मतलब है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। जैसे पहली कंडीशन वो ये कहती थी, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज है। कंडीशन नंबर सेकंड, क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी करेगा? इफ यस, जब भी लीज क्या बन गई? फाइनेंस लीज। कंडीशन नंबर थर्ड, क्या लीज टर्म एसिड इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? एटलीस्ट 75%। अगर आपकी ये कंडीशन भी पूरी, लीज है, फाइनेंस वाली लीज है। फिर कंडीशन नंबर डी मैंने रोकी थी, वो भी आज आपको समझाऊंगा। दिया जाने वाला एसिड इतनी स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो पहले उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करवाएगा। अगर ये कंडीशन, जब भी लीज क्या बन जाती है? फाइनेंस वाली लीज बन जाती है। ओके सर। अब बेटा हमें इस स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग शुरू करनी है। वीडियो खाली हम स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड सुन रहे थे, हम इसकी अकाउंटिंग शुरू करनी है। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए हमें लेसी की अकाउंटिंग भी सीखनी है, लेसर की अकाउंटिंग भी सीखनी है। इसका बिजनेस लेसर कर रहा है, लेसर का काम काफी उलझा हुआ है, लेकिन लेसी का काम लेसर के मुकाबले में कंपैरेटिवली इजी है। तो पहले हम लेसी का काम शुरू करते हैं, ठीक है सर। अब हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेसी की अकाउंटिंग, चलिए बेटा अब हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेसी की अकाउंटिंग में चाहे फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, आपने एक ही काम करना है, ठीक है सर। इसलिए मैंने याद दहानी के लिए लिख दिया है, फाइनेंस लीज प्लस ऑपरेटिंग लीज, कुछ भी हो लेसी ने काम एक ही करना है, नए स्टैंडर्ड के अंदर। अब लेसी ने नए स्टैंडर्ड में क्या करना है, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड कुछ पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे बेटा। पैराग्राफ नंबर 20 में आ जाइए, और जरा मैं इसकी जरा 2 पेज की कॉपी ग्रुप में शेयर भी कर दूं। चलिए बेटा पैरा नंबर 22 में आ जाइए लेसी के लिए। देखो लेसी क्या काम सिखाने के लिए मैं स्टैंडर्ड से चीजें पढ़ पढ़ के कुछ एंट्रीज बनाऊंगा। ये एंट्री मैं स्टैंडर्ड से पढ़े बगैर भी बना सकता हूं, लेकिन फिर वही बात सर, ओपन बुक पॉलिसी है, और ओपन बुक पॉलिसी में आपको एडवांटेज जब भी मिलेगा जब आपको पता हो स्टैंडर्ड में कौन सी बात कहां लिखी हुई है। इसके लिए पैरा 22 हेडिंग आ रही है रिकॉग्निशन। एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall recognize a right of use asset and a lease liability। ठीक है सर। अब इस बात को जनरल में एंट्री की मदद से समझो। मैं लेसी हूं, कोई एसिड लीज पे लेकर आया हूं, अब मैं इस एसिड की अकाउंटिंग क्या करूं? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें पहली हेडिंग दी रिकॉग्निशन।
ये रिकॉग्निशन की हेडिंग आपके लिए कोई नई नहीं है। FAR 1 भी आप अक्सर रिकॉग्निशन की बातें करते थे। रिकॉग्निशन कहते हैं रिकॉर्ड करने को। आप लीज पर किसी एसेट को लेकर आ रहे हो, आप इसका रिकॉग्निशन रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है 22 में? लेसी को चाहिए जब भी कोई एसेट लीज पर लेकर आए वो राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करे। ना सिर्फ राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करे बल्कि लीज लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करे। इसके लिए बेटा हमारी पहली एंट्री वो बनेगी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक नाम और देते हैं, ऑब्लिगेशन अंडर लीज। ऑब्लिगेशन कहते हैं लाइबिलिटी को। ये वो लाइबिलिटी है जो हमारे ऊपर लीज की वजह से आ गई। ये एंट्री कब बनेगी? जब लेसी एसिड लीज पे लाएगा, वो एसिड को यूज करने का राइट लेकर आया है, वो सबसे पहले राइट ऑफ यूज को रिकॉग्नाइज करेगा। राइट ऑफ यूज उसका एसेट है और ये राइट वो फ्री में लेके नहीं आया, उधार पे लेकर आया है, वो अपने पास लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। अब यहां पे एक सवाल, सर आपने राइट ऑफ यूज को डेबिट करा, लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट करा, किस अमाउंट पर हम इनको रिकॉर्ड करें? किस अमाउंट पर? तो बेटा इनके अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है सर। अब वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके लिए आप आ जाओ पैरा नंबर 23 के अंदर। इनिशियल मेजरमेंट लिखा हुआ है, एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the right of use asset at its cost। right of use जब भी रिकॉग्नाइज्ड होगा वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज्ड होगा। किसके ऊपर? कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज्ड होगा। हाँ सर, आइए से सिखाता हुआ ला रहा हूं। कॉस्ट हर स्टैंडर्ड में अपना मतलब बदल लेती है। जब हम निकालने बैठे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके एलिमेंट कुछ और निकले। हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसकी कॉस्ट के एलिमेंट कुछ और निकले। हमने पढ़ी बोरिंग कॉस्ट, वो कैसे कैपिटलाइज होती है। हमने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे कॉस्ट को निकालने का मतलब कुछ और था। ये कॉस्ट को निकालना, मैं मजाक में क्या बोलता हूं, बच्चों का खेल नहीं है। जब भी कोई एसेट लीज पर आएगा, लेसी उस एसेट को राइट ऑफ यूज को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा। अब सर ये कॉस्ट कैसे निकलेगी? अब फिर इसमें वही कहानी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में आती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मना किया गया है कि राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में शामिल मत करो। अभी हमारी शुरू की क्लासें, ज्यादा मुश्किल बात करूंगा आप बजाय सीखने के परेशान हो जाओगे। तो मतलब इतना समझ लो फिलहाल, राइट ऑफ यूज जब भी पहली बार आएगा किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे। अब कॉस्ट के एलिमेंट क्या है? ये पैरा 24 में दिए हुए। मैं फिलहाल इस पे जाना नहीं चाह रहा, एक दो क्लास के बाद जाऊंगा, पहले जरा बेसिक समझ लो। पैरा 24 में लिखा हुआ है कॉस्ट में कौन आता है कौन नहीं आता। ये पैरा हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब अगला स्टेप, टेक्निकल स्टेप, लीज लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड किया। ये लीज लाइबिलिटी किस फिगर पे रिकॉर्ड होगी, तो ये काम थोड़ा टेक्निकल है। पैरा 26 में आ जाओ। पैरा 26 में लिखा हुआ है इनिशियल मेजर ऑफ द लीज लाइबिलिटी। यहां पे कहते हैं भाई, एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the lease liability at the present value of the lease payment that are not paid at that date। लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा सर, लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर रिकॉर्ड होगी।
लीज पेमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एलपी का नाम बार बार देंगे, एलपी, लीज पेमेंट्स। ठीक है सर। लीज लायबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब जहन में आता है सर ये लीज पेमेंट क्या होता है? हमारे स्टैंडर्ड के अंदर लीज पेमेंट की आधे पेज की डेफिनेशन दी हुई। ये बहुत लंबा चौड़ा वर्ड है कि लीज पेमेंट में रेंटल भी आते हैं, लीज इंसेंटिव भी आता है, परचेज ऑप्शन भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं भी इतना टेक्निकल खेलना नहीं चाह रहा। पहले आपकी कुछ बेस तो बने, फिर वो टेक्निकल खेलेंगे। अभी ऐसा जुमला बोल देता हूं गुजारा हो जाए। लीज पेमेंट का सिंपल मतलब बेटा ये होता है, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं आपसे कोई एसिड यूज करने का राइट ले रहा हूं। यकीनन आप मुझे राइट फ्री में तो नहीं दोगे ना कुछ पैसे मुझसे लोगे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने जितने पैसे आपको देने हैं बस वो कहलाते हैं लीज पेमेंट्स। फिर बोलता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितने पैसे मैंने आपको देने हैं वो कहलाते हैं लीज पेमेंट्स। लेकिन फिर सवाल ध्यान में आता है, यहां पे सब प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिखा हुआ है? वजह है ना बेटा, ये बताओ क्या सारे पैसे आज ही दे दोगे? अगर सारे पैसे आज देने की ताकत होती तो मैं ऐसे लीज पे उधार पे लेकर आता, इंस्टॉलमेंट पे लेकर आता। तय क्या पाया होगा? हर महीने कुछ पैसे देने। क्या तय पाया होगा? हर साल कुछ पैसे देने। मान लो तय पाया मैं आपको हर महीने 20,000 रुपए दूंगा और टोटल 20 लाख रुपए दूंगा। 20,000 हर महीने दे रहा हूं, मतलब आज से 1 महीने बाद 20,000 दूंगा, फिर आज से 2 महीने बाद फिर 20,000 दूंगा। इसका मतलब है मैं आपको जितनी पेमेंट्स करूंगा फ्यूचर में करूंगा, और वो सारी पेमेंट फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये बताइए, आप लीज लायबिलिटी को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं या फ्यूचर में रिकॉर्ड कर रहा हूं? अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर एक लायबिलिटी अभी रिकॉर्ड हो रही है तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे होनी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। अगर मैंने आपको इंटरेस्ट मिलाकर 20 लाख रुपए देने, उस 20 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो लीज लायबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होती है किस पर रिकॉर्ड होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना आप लोगों को भी आता है, मैथ्स आपने पढ़ी हुई है। आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल, हर फॉर्मूले में एक चीज आती है, 1+i, इंटरेस्ट। अब स्टैंडर्ड हमें यह समझाना चाह रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट का रेट होता है जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आप इस्तेमाल करोगे। इसी पैरा 26 को फर्दर आगे देखो। पैरा 26 में बेटा फर्दर आगे लिखा हुआ है, द लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट implicit in the lease if that rate can be readily determined. If that rate cannot be determined, the lessee shall use incremental borrowing rate. ठीक है सर, लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट का रेट चाहिए, जिसको आप बेटा डिस्काउंट रेट भी कहते हो। हमारा स्टैंडर्ड कहता है दो इंटरेस्ट रेट को एक आपने इस्तेमाल करना है। पहला इंटरेस्ट रेट, उसका नाम है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ये हमारा पहला रेट है। क्या नाम है इसका? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट द लीज। ये हमारे स्टैंडर्ड का प्रेफर्ड रेट है, इसका रिकमेंडेड रेट है। आपने पहले कोशिश करनी है प्रेजेंट वैल्यू इस रेट पे निकले। क्या है अभी समझा रहा हूं। और अगर ये रेट आपके पास ना हो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जाना है बेटा लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। हमें लेसी के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर।
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट का रेट चाहिए। या तो ये होता है आपके लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, अगर आपको पता हो तो, और अगर ना पता हो तो किस पे जाना, लेसी के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट में। अब दो नई डेफिनेशन, दो नए वर्ड आ गए। ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या होता है और ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है। आइए स्टैंडर्ड के अंदर डेफिनेशन में, और आपको पता है डेफिनेशन लास्ट पेजेस में दी हुई है। मैंने डेफिनेशन की पिक्चर पहले भेजी थी, मुमकिन है कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो ग्रुप को, एक बार फिर पिक्चर भेज रहा हूं। चलिए दोस्त, एक वर्ड आ रहा है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। आप जरा सुनते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है बेटा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट that causes the present value of A the lease payment and B the unguaranteed residual value to equal the sum of one fair value of the underlying asset and any initial direct cost of the lessor। ठीक है सर, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन मैथमेटिकल है, बाहर निकालता हूं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या चीज है सर जी? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज एक ऐसा रेट होता है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू वो बराबर हो जाती है किस चीज के? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट लीज एक ऐसा रेट होता है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं UGRV, वो बराबर होती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट। ठीक है सर, जैसे ही मैंने ये लिखा, आप पता है क्या बोलोगे? सर माजिद कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी सुन लो, समझा कौन रहा है? सर क्या मतलब? अब ये आप लीज के बारे में जानते ही क्या हो कि मैं आपको ये टेक्निकल इक्वेशन समझाने बैठ जाऊं? फिर आपने इसको हाथ क्यों लगा? इस वक्त सिर्फ ये चाहता था ये इक्वेशन निकल के आपके रजिस्टर में आ जाए। ये इक्वेशन लेसर ने बनाई है। किसने? लेसर ने। इस इक्वेशन से हमें पेपर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, उसके लिए समझने भी तो है ना इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए पहले लीज की बेसिक तो सीखो। मैंने अभी इक्वेशन में कुछ भी आपको नहीं सिखाया है सिवाय इसके, ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस चीज का नाम है। अब ये आपके रजिस्टर में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इसको रख लो। अब मैं इसको ऐसा कुछ बोल देता हूं, फिलहाल गुजारा हो जाए, फिलहाल। ठीक है, वर्ड पे गौर करो। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज,
इम्प्लिसिट कहते हैं शामिल करने को। जब आप लेसर के पास जाओगे एसिड लीज पे लेने के लिए, तो वो ये तो नहीं बोलेगा ना 50 लाख की मशीन मुझे 50 लाख की दे देना। फिर उस बेचारे ने क्या कमाया, वो बिजनेस करने बैठा है लीज का, तो आपसे इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना। आपने लेसर से पूछा भाईजान आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसने कहा 10%। उसने 10% के हिसाब से पूरा एग्रीमेंट बनाया, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट आपके एग्रीमेंट में शामिल करा और इंस्टॉलमेंट बनाकर आपको बता दी। अगर वो वाकई में 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हमारी लीज में इम्प्लिसिट हुआ है, शामिल हुआ है। कोई तुमसे पूछे यार इंटरेस्ट किस रेट पे लीज में शामिल हुआ है, क्या बोलोगे 10%। अब फिर स्टैंडर्ड में ये क्यों लिखा हुआ है, इफ दैट रेट कैन बी रेडीली डिटरमाइंड, इस रेट को ढूंढ सको तो। फिर बोल रहा हूं, जो जुमला बोल रहा हूं उसे बहुत ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, अभी आपकी एज लीज के टॉपिक के लिहाज से छोटी सी है। कितनी घंटे में पढ़ते हुए, 2-2.5 घंटे। अब 2-2.5 घंटे में ये तो मुमकिन नहीं है ना पूरा कारोबार आप समझ के बैठ जाओ, ठीक है। मैं लेसर के पास गया, भाईजान कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे अगर ये वाली मशीनें आपसे लीज पे लूं। उसने मुझे समझाया 10%। वो 10% के हिसाब से पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, मुझे समझाएगा, मैं हाँ हाँ करूंगा 10%, 10%, 10%। लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा ना, पता चला वो 10% इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहा, वो 10% से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। हमने कहा सर हम क्या उस वक्त सो रहे थे, वो 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। नहीं चलेगा पता, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपकी समझ में भी आ जाएगी जब आप थोड़ी प्रेजेंट वैल्यू के खेल सवाल में करना शुरू करोगे। बहरहाल मैंने कहा साहब वो जितना भी चार्ज कर रहा है मैं ढूंढ लूंगा। अगर आप ढूंढ सकते हो कि लेसर इस कॉन्ट्रैक्ट में आपसे एक्चुअल इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालनी है, उसी इंटरेस्ट रेट पे निकालनी है। और उस रेट का नाम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इसके लिए एक जुमला भी बोल देता हूँ पेपर के लिए अच्छी बात। सवाल में इंटरेस्ट का एक रेट होता है, चुपचाप उस पर क्या निकाल देना, प्रेजेंट वैल्यू। अब आप क्या बोलोगे, सर मुझे पहले बोलना था ना यार, बिला वजह इसको समझने बैठ गए थे। अगर सवाल में एक इंटरेस्ट का रेट होता है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना अपने को आता है डिस्काउंटिंग, पर निकाल देंगे उसमें इंटरेस्ट रेट। लेकिन फिर भी समझ में तो आई ये क्या है, समझ में आएगा चंद क्लास के बाद। मैं भी इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा, आपने उसको कॉपी कर लिया, अच्छा लगा। कोई पूछे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या होता है, क्या बोलना, ये वो रेट होता है जो लेसर एक्चुअली हमसे लीज में चार्ज कर रहा होता है। कोई पूछे निकलता कैसे है, कहना सबर, ठीक है। अभी हमने खुद नहीं सीखा है निकालना, ये निकलता कैसे। इस रेट को ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है। ये लीज के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े घुमा के बनाए जाते हैं। चलो मान लो हमने रेट ढूंढ लिया, बैठने की बात कर रहे हैं, हमने रेट ढूंढ लिया, फिर तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जब भी लीज पेमेंट को रिकॉर्ड करो, इसके लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना इस रेट के ऊपर। लेकिन मान लो आप इस तरह बोल रहे हो, सर मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, ये रेट तो मुझसे निकल के नहीं दे रहा। छोड़ मेरा भाई, नहीं निकल रहा तो आइए दूसरा ऑप्शन क्या देता है, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इस्तेमाल कर ले भाई। अब ये लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होता है, आ जाओ एक और डेफिनेशन पे, इसे समझाया जा सकता है। डेफिनेशन के सेकंड पेज के लास्ट में लिखा हुआ है लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, और इसमें लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ लेसी वुड हैव टू पे to borrow over a similar terms and with a similar security the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right of use asset in a similar economic environment। चले मेरा भाई समझने की कोशिश करनी है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के डेटा के अंदर, कोई परेशानी की बात नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू तो आपको फिर भी निकालनी पड़ेगी। सर किस रेट पे निकालूं, वो कहता है आप इस्तेमाल करो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या एक बात बताओ, अगर तुम ये एसेट इस लेसर से ना लेते, 50 लाख का है, यही 50 लाख के फंड्स तुम कहीं से बोरो करते, बोरो मान लो मैं बैंक से बोरो करता, तो बैंक वाले तुमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करते, बोरोइंग रेट। मैंने कहा सर नॉर्मली बैंक वाले हमारी कंपनी को 15% पे
इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं, ये मेरा बोरोइंग रेट हो गया। बस कहता है ठीक है, अगर तुम इस एसेट को लीज पे ना लेते, किसी से फंड्स बोरो करके लेते और वो तुमसे 15% का इंटरेस्ट चार्ज करता, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू भी कितने पे निकाल लो, 15% पे निकाल लो, गुजारा हो जाएगा। मैंने कहा सर क्या ये लेसर भी मुझसे 15% ही चार्ज कर रहा होगा? आंसर इज नो, वो 15% चार्ज नहीं कर रहा होगा। कितना चार्ज कर रहा होगा? कह रहा ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो फिर दूसरे रेट पे क्यों जा रहा हूं, और अगर नहीं ढूंढ सकते तो मजबूरन किस पर आना है, इस रेट पर आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, 90% से ज्यादा पास पेपर के क्वेश्चन में रेट एक होता है, चक्करबाजी में पढ़ना ही नहीं है, ये वाला या ये वाला, चुपचाप क्या निकाल देना, प्रेजेंट वैल्यू, हो गया काम। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों रेट होते हैं, दोनों रेट। सवाल में ऐसे लिखा होगा, लेसर का रेट है 10%, आई के ब्रैकेट में लिख देता है, ये बात लेसी को भी पता है, खत्म हो गई बात। अगर लेसर का रेट 10% है ब्रैकेट, ये बात लेसी को भी पता है, तो लेसी अपना प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालेगा, उसी 10% पे निकालेगा, दूसरा रेट बेकार हो गया। बात सवाल में ऐसे लिखा होता है, लेसर का रेट 10%, ब्रैकेट में लिख देता है, ये बात लेसी को नहीं पता, तो फिर लेसी 10% को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम लेसी की अकाउंटिंग उस सवाल में करेंगे, फिर 10% को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हमें कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, दूसरा वाला, फिर सवाल में वो भी दिया हुआ होगा। समझ में आ गई बात? लीज पेमेंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू को निकालना पड़ता है, और इसके लिए इंटरेस्ट का रेट चाहिए होता है। इंटरेस्ट का रेट दो में से कोई एक होगा, या तो ये होगा इंटरेस्ट रेट सिट इन द लीज इफ रेडिली डिटरमाइंड, निकाल सको तो, और अगर नहीं निकाल सको तो क्या कर देना, फिर लेसी अपने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को इस्तेमाल कर ले। आगे चलते हैं बेटा, पहली एंट्री तो बन गई, क्या एंट्री बनाइए, राइट ऑफ यूज डेबिट, ये एंट्री कॉस्ट पे बनेगी। लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री किस पर बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से निकाली जाएगी। अब अगला स्टेप, हमारे पास राइट ऑफ यूज की नेचर क्या है, सर राइट ऑफ यूज की नेचर है एसेट, और लीज लाइबिलिटी की नेचर तो है ही लाइबिलिटी। तो पता है एंट्री क्या लिखी हुई है, ये एंट्री लिखी हुई है एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। आपने उधार पर एक एसेट दिया है, एसेट को यूज करने का राइट लिया है, वो राइट भी आपका एसेट है। अब अगर ये एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर ये लाइबिलिटी है ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। अब ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में घुस के बैठ गई, अब इन दोनों को बैलेंस शीट से निकालोगे कैसे, बाद में क्या करोगे, इनिशियल तो कर लिया तुमने, बाद में क्या करोगे। अब हमारा स्टैंडर्ड एक बात और समझाने जा रहा है, वो कहता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट, सबसीक्वेंट मेजरमेंट, सबसीक्वेंट समझते हो ना, बाद में, मेजरमेंट कैसे नापोगे, राइट ऑफ यूज अब कितने का बच गया, लाइबिलिटी अब कितने की बच गई, तो इसमें ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है आपको तो वो फॉलो करना है। अब देखते हैं लेसी आगे और क्या करेगा। आ जाइए बेटा, पहले दो पेजेस पे लेसी के, यहां पर हमें कुछ अकाउंटिंग बताई गई है, और अब आप आ जाओ पैरा नंबर 29 के ऊपर, पैरा नंबर 29, पैरा 29 subsequent measurement, after the commencement date a lessee shall measure the right of use asset applying a cost model unless it apply either of the measurement model described in para 34 and 36। आगे देखो cost model, to apply a cost model a lessee shall measure the right of use asset at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment loss। पैरा 31 को देखो, a lessee shall apply depreciation requirement in IAS 16 property plant and equipment in depreciating the right of use asset। ठीक है सर, बात को सम अप कर देता हूँ। वो कहता है जब एक बार आपके पास राइट ऑफ यूज आ जाए, इस राइट ऑफ यूज को आगे आपने वक्त के साथ क्या करवाना है, डेप्रिशिएट करवाना है, और उसी तरह से डेप्रिशिएट करवाना है जिस तरह से आप IAS 16 के तहत बाकी चीजों को डेप्रिशिएट करते हो। क्या आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है? यस सर।
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हमने राइट ऑफ यूज को डेप्रीशिएट करना शुरू कर दिया। अब पता है प्रैक्टिकली क्या होगा? राइट ऑफ यूज हर साल डेप्रीशिएट होगा। डेप्रीशिएट होने से वैल्यू बढ़ेगी गिरेगी? गिरेगी। और एक वक्त आएगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते राइट ऑफ यूज फुली डेप्रीशिएट हो चुका होगा और फुली डेप्रीशिएट होकर हमारी बैलेंस शीट से हट जाएगा। तो सर राइट ऑफ यूज को तो हम हर साल डेप्रीशिएट कर देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट लीज लाइबिलिटी? लीज लाइबिलिटी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब इसके साथ क्या करें? अब बेटा लीज लाइबिलिटी के साथ क्या करना है, इसके लिए आप पैरा नंबर 36 पे आ जाओ। पैरा नंबर 36। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द commencement date a lessee shall measure the lease liability by increasing the carrying amount to reflect interest in the lease liability, reflecting the reducing the carrying amount to reflect the lease payment made and remeasure। बहरहाल रीमेजरमेंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब समझा देता हूँ। सर जी आपने लीज लाइबिलिटी को क्रिएट किया है अपनी बुक्स के अंदर। लाइबिलिटी खत्म करने का एक ही तरीका है, तो मेरी समझ में आ रहा है आईएएस पढ़े बगैर भी लाइबिलिटी सिर्फ एक शक्ल में खत्म हो सकती है, आप उस लाइबिलिटी को पे करना शुरू कर दो। अगर आप उस लाइबिलिटी को पे करना शुरू कर दोगे आपकी लाइबिलिटी पे होना शुरू हो जाएगी। आगे जाके करेगा और पेमेंट्स जब करेगा बैंक को क्रेडिट करेगा। लो हमारी हर 50,000 रुपए की है, क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर एक बात याद रखना, आप में से ज्यादातर बच्चे मुझे वो लगते हैं जो कि टैक्स पढ़ के बैठे हुए, ठीक है? आपने टैक्स में एक चीज पढ़ी हुई है इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक सेंटेंस उसमें जरूर सुना होगा, लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। पढ़ा है? ये जो हम लीजिंग कंपनी को पैसे देते हैं, पेमेंट्स करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम इसको अलाउ कर देंगे, शर्त एक है पेमेंट किसके थ्रू करो? चेक के जरिए करो। तो आप जब भी पेमेंट करो बैंक से करना। अब यहां पर एक छोटी सी बात प्रैक्टिकल समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। देखो लीजिंग कंपनी भी फालतू नहीं बैठी हुई, ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनका आदमी हर महीने आएगा आपके ऑफिस के धक्के खाएगा, चेक दे दो भाई, चेक दे दो भाई। इतना टाइम नहीं है भाई। और उनको पता होता है कि जिस वक्त ये एसेट मांगने आता है ना उसी वक्त लेसी अपने हाथ आ सकता है, बाद में तो ये हाथ भी नहीं आएगा। तो वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आपने बोला मुझे 5 साल के लिए कुछ मशीनें लीज पे चाहिए, वो बोलेंगे 5 साल के चेक बनाकर अभी से हमें दे दो, जिसको आप कहते हो पोस्ट डेटेड चेक। नाम सुना है ना बैंक रिकंसिलिएशन में, पोस्ट डेटेड, अगली डेट के। तो अगर मैं मशीनें लीज पे ले रहा हूं, मैं 5 साल के चेक अगली डेट के बनाकर उनको अभी से दे दूंगा। वो सारे चेक संभाल के अपने पास रख लेंगे और जैसे जैसे किसी भी चेक की ड्यू डेट आती जाएगी वो चेक निकाल निकाल के बैंक में प्रेजेंट करते रहेंगे। और अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया फिर उसके ऊपर वो पेनल्टी लगा देते हैं कि आपके बैंक में पैसे ही नहीं थे, हमारे पैसे वक्त पे नहीं मिले, आपको इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन बारह ये पेनल्टी के मामला हमारे एग्जाम में नहीं आते, आप तो हमारी बेसिक बातें पूछता है उससे। चले भाई, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं बैंक क्रेडिट, लेकिन इस पेमेंट में ना इस 50,000 में मैं 2 चीजें पे कर रहा हूं। मैं आपसे एसेट उधार पे लाया हूं, इस उधार पे आप क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का मॉडर्न नाम क्या है? फाइनेंस चार्ज। और फाइनेंस चार्ज हमारा एक्सपेंस है। इंक्रीज मैंने अपने को करा, एज्यूम कर लें हमारे पास 50,000 के अंदर 20,000 का फाइनेंस चार्ज है
तो बाकी 30,000 किस बात के पे कर रहा हूं? वो लाइबिलिटी के पे कर रहा हूं। ठीक है सर। तो यहां पर जब लाइबिलिटी कम होगी आप उसको डेबिट करोगे, ऑब्लिगेशन अंडर लीज, और होगा क्या, हर पेमेंट के बाद लीज लाइबिलिटी कम होगी, कम होगी और कम होगी, और जब आप आखिरी पेमेंट भी कर दोगे तो लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी बुक्स में से मुकम्मल तौर पे हट जाएगी। कुछ समझ में आई बात? अभी पता है 3 एंट्री क्या समझा रही है? ये 3 एंट्री हमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रही है। ये लीज कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे शुरू होगी और आखिरी 2 एंट्री क्या सिखा रही है, कैसे खत्म होगी। क्या समझ में आया? राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट हो होकर खत्म हो जाएगा, और लीज लायबिलिटी पे हो होकर खत्म हो जाएगी, और फाइनली ना बैलेंस शीट में एसेट बचेगा ना लायबिलिटी बचेगी। अब यहां पर फिगर्स मैंने एज्यूम कर ली, 50,000 की पेमेंट है तो उसमें इतना इंटरेस्ट है इतना, ये सारी फिगर आपको एग्जाम के क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए दोस्त, अभी लेसी के और टेक्निकल मसाइल हैं, लेकिन आप भी समझदार हो, क्या बोलोगे सर माजिद अब ज्यादा टेक्निकल बातें मत छेड़ो, फिलहाल यहां तक की बातों को अच्छे से समझा दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो पहले जरा हम एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए यहां तक की बातों को फिगर्स कैलकुलेट करके समझते हैं, उसके बाद देखते हैं और मामला क्या होते हैं। अच्छा, मैं हैंडआउट लेकर आया था लेकिन वो जरा एडवांस सवाल है और मुझे याद नहीं था कि आपके सेक्शन में कहां तक हो चुका है, तो पहले मुझे एक बेसिक एग्जाम्पल करवाना पड़ेगा। तो बेसिक एग्जाम्पल 4-5 लाइन का मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जरा। एक सवाल बच्चे पूछते हैं, वो कह रहे हैं सर माजिद आपने अभी राइट ऑफ यूज को डेबिट करा, फिर बताया कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, आईएएस में लिखा हुआ है, फिर आपने लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करा प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो सवाल यह है कि सर जब भी कैलकुलेट करेंगे क्या राइट ऑफ यूज की कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी हमेशा सेम आएगी, इक्वल आएगी? आंसर इज नो, हमेशा सेम नहीं आएंगे, डिफरेंस आएगा। अब जो बोलूंगा इसको समझना नहीं है, या तो वो डिफरेंस आएगा लीज इंसेंटिव की वजह से, कोई चीज होती है, या वो डिफरेंस आएगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की वजह से, वो भी कोई चीज होती है। हाँ फिलहाल क्या है, हमारे शुरू के 3-4 सवाल में सेम आएगा। क्या बोला है मैंने? हमारे शुरू के 3-4 सवाल में सेम आएगा, और जब सेम नहीं आएगा फिर समझेंगे वो सेम क्यों नहीं आता, उसके पीछे क्या लॉजिक्स होती हैं। तो हमेशा सेम नहीं होगा। ऑलरेडी रेंटल तो लेसर तय करता है, यानी जब आपको बताएगा हर साल या हर महीने 50,000 देने, तो 50,000 का रेंटल पेमेंट उसने कैलकुलेट किया है, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट शामिल है। हमें इसको अलग करना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। चलिए बेटा एक एग्जांपल लिखिएगा। ऑन 1 जनवरी 2018 on 1st January 2018, ABC Limited leased a machine to XYZ Limited under following terms and condition, ठीक है जनाब। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, पेपर में जो सवाल आते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस के आते हैं, 20 मिलियन, 500 मिलियन, 250 मिलियन। मुझे समझानी है बात, मैं छोटी फिगर रखता हूँ।
5710. Fair value of asset equal to rupees 5710. Next line, lease term equal to 4 years. बेटा लीज टर्म कहते हैं लीज के ड्यूरेशन को, कितने साल का एग्रीमेंट है, 4 साल का एग्रीमेंट है. नेक्स्ट लाइन, लीज पेमेंट्स इक्वल टू रुपीज 2000 पर एनम पेबल इन एरियर समझते हो ना. बाद में एक होता है एडवांस पेमेंट, एक होता है एरियर, पहले इस्तेमाल कर लो बाद में पैसे देना, और सालाना पैसे देना. और आगे चलते हैं. नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज. इंटरेस्ट रेट implicit in the lease, जी सर, equal to 15%, 15. हो गया सर. चले बेटा, रिक्वायर्ड प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, रिक्वायर्ड prepare accounting entries and financial statement extracts for the year ended December 31st 2018. चलो दोस्त, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया. इतना सिंपल नहीं आता है पेपर में, लेकिन बहरहाल सिखाने के लिए बहुत ही बेसिक किया है मैंने. सर कोई एसेट है, कैश पे लेने जाओ तो 5710 का मिलता है. इतने पैसे भी हमारे पास नहीं थे, हमने एज्यूम करा, हमने उसको लीज पे लिया है 4 साल के लिए. तय पाया 2000 रुपए हर साल मैंने पे करने, और 15% इंटरेस्ट के साथ पे करने. अब लेसी की अकाउंटिंग फिलहाल हम सीख रहे हैं, तो मैं इस एग्जांपल में लेसी वाला काम करके दिखाना है. लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एसेट अगर फाइनेंस लीज पर आया है जब भी वही काम करके दिखाएगा, और अगर ऑपरेटिंग लीज पर आया है बेटा जब भी वही काम करके दिखाएगा. ठीक है सर. अब फिर भी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी फाइनेंस लीज की, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखता हूं. कंडीशन नंबर 1, लीज टर्म एंड होने के बाद क्या आप ओनरशिप लेसी के नाम पर कर दोगे? इस हवाले से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन बताई नहीं. कंडीशन नंबर 2, क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा? परचेज ऑप्शन मैंने लिखवाया ही नहीं है. पॉइंट नंबर 3, लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट हो. लीज टर्म 4 साल, इकोनॉमिक लाइफ सर ने बताई नहीं है, कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे. लास्ट, लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का हो. मैंने सिर्फ वर्ड लिखवाया मशीन. अब ये कौन सी मशीन है, किस काम में आती है, स्पेशलाइज्ड है, नॉन स्पेशलाइज्ड है, ये भी आपको नहीं पता. सारी कंडीशन जो आपने आखिरी क्लास में 1 घंटा लगा के समझी थी, सब हाथ से निकल गई. जब बेटा कोई कंडीशन मैच नहीं होती है ना, हमने जो कंडीशन नंबर डी रोकी थी वो मैच हो जाती है. आज हमें कंडीशन नंबर डी देखनी है. पैरा 63 निकालो. पैरा 63, कंडीशन नंबर डी. शहजाद पढ़िएगा. इसके आगे लिखो एटलीस्ट 90%, एटलीस्ट 90%.
चलिए बेटा, इस एग्जाम्पल में मेरा और आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 4 साल। पहले कुछ बेसिक बात समझना। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आपको कुछ पेमेंट्स करूंगा, जिसे मैं नाम दे 4 पेमेंट्स करूंगा। हर पेमेंट 2000 रुपए की करूंगा। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको 8000 रुपए करूंगा उस एसिड की जिसकी फेयर वैल्यू इस वक्त है 5710। एसिड 5710 की आप उसके 8000 रुपए पे कर रहा हूं। फेयर वैल्यू से ऊपर जितने पैसे पे कर रहा हूं वो सब इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का नाम फाइनेंस। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? 2290 का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये बहुत ही बेसिक बात है, बचकाना बात क्या समझना। कैश के ऊपर 5710 की मिल सकती है, आप 8000 की ले रहे हो। इट मीन आप इसके ऊपर क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो। चले दोस्त, अब कंडीशन ये थी क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसिड की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है। एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 90%। अब जरा में ये बात समझनी है। बेटा काम तो बेसिक है, मैं फिर भी टाइमलाइन बना के समझा रहा हूं ताकि एक ही बार कॉन्सेप्ट आपको सही समझ में आ जाए। चलिए बेटा, इस वक्त मेरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जनवरी 18 वाले दिन हुआ है। इस दिन हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हमारे दरमियान तय कि मैं एरियर में बाद में सालाना आपको 2000। तो आज से 1 साल बाद मैं आपको 2000 की पेमेंट करूंगा। आज से फिर 1 साल बाद मैं आपको 2000 की पेमेंट करूंगा। फिर 1 साल बाद 2000 की पेमेंट, और फिर 1 साल बाद 2000 की फाइनल पेमेंट। फाइनली मैंने आपको 8000 की पेमेंट्स करूंगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, इस वक्त हम इस दिन मौजूद हैं। अगर हम इस दिन खड़े में, तो ये दिन हमारे लिए प्रेजेंट डे है। प्रेजेंट डे आज। अब मैं यहां खड़े होकर इस तरह बोलता हूं, आज से 1 साल बाद आपको 2000 रुपए दूंगा, आज से 2 साल बाद फिर 2000 रुपए दूंगा। इट मीन्स ये सारी पेमेंट मैं आपको फ्यूचर में करूंगा। और ये सब फिगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? फ्यूचर वैल्यू को। अकाउंटिंग में फ्यूचर में नहीं, अभी कर रहा हूं, एट प्रेजेंट। तो मुझे सारी फ्यूचर वैल्यूज को किस पे लाना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा। जब बेटा फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं, आप सबको पता है इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग। ठीक है, आप सबने मैथ्स पढ़ी हुई है, फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप अप्लाई करते हैं। आपने वहां पर एक वर्ड पढ़ा हुआ है एनविटी। एनविटी कब बनती है? नंबर 1, एक जैसी अमाउंट हो। नंबर 2, ड्यूरेशन भी फिक्स्ड हो। अगर एक जैसा अमाउंट है, टाइम पीरियड भी सेम है, उसको हम मैथमेटिक्स की जबान में कहते हैं एनविटी। इस वक्त 2000 रुपए की क्या बन रही है? एनविटी। हर साल 2000 रुपए दूंगा। हर साल 12 महीने बाद 12 महीने बाद 12 महीने बाद दूंगा। तो ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है, अमाउंट भी फिक्स्ड है। तो मैं अब निकालना चाह रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000, लेकिन कितने साल के? 4 साल के।
आपने ये भी पढ़ी हुई है। एन्युटी भी दो तरह की होती है। एन्युटी एक ऑर्डिनरी, एक ड्यू। ऑर्डिनरी उस वक्त अप्लाई करते हैं जब पेमेंट बाद में हो, एरियर में। और ड्यू कब अप्लाई करते हैं? जब पेमेंट एडवांस में हो। अभी हमारी कौन सी बन रही है? ऑर्डिनरी। अब हमने कैलकुलेट करा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है आर प्लस वन प्लस आई माइनस एन अपॉन आई। क्या भाई? आर हमारी हर पेमेंट 2,000 रुपए की है, आर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई। आई, हाँ सर, इंटरेस्ट रेट कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 0 एन माइनस। मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 5710। ठीक है सर, ये 5710 क्या चीज है सर? ये 8,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। बाज बच्चे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या बेतुका सवाल पूछते हैं, सर 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू 5,000 हो ही नहीं सकती। तो कौन कह रहा है ये 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू है? फॉर्मूला कैसे पढ़ा जाएगा? 2,000 रुपए 4 साल तक पे करूं और हर पेमेंट में 15% का इंटरेस्ट हो तो प्रेजेंट वैल्यू ये बनती है। तो ये 2,000 की नहीं, 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। कितने की? 8,000 की। ये 8,000 मैंने आपको फ्यूचर में देने थे, इंटरेस्ट के साथ देने थे। मैंने 8,000 में से फ्यूचर का इंटरेस्ट हटा दिया। वो 8,000 अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर आ गया। इंटरेस्ट हटाकर मैंने आपको कितने पैसे देने? 5710। अब हमारी कंडीशन क्या थी? क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसिड की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है? कम से कम 90% है। आपने कहा सर 90%, वो तो 100% आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एसिड की फेयर वैल्यू भी 5710। फौरन फतवा जारी कर दो। कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। लेकिन फतवा जारी करके भी लेसी को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस ना भी निकलती जब भी लेसी तो वही काम करता। लेकिन 12 समझो इस पर फाइनेंस लीज कैसे बनी। ठीक है सर, समझने की कोशिश करना। आप इंटरेस्ट मिलाकर कितने पैसे दे रहे हो? 8,000। इंटरेस्ट हटाकर कितने दे रहा हूं? 5710। अकल शऊर आपने दिए, कॉमन सेंस की बात है। इस 4 साल के अंदर वो मुझसे एसिड की पूरी पूरी कीमत ले रहा है, 5,710 पूरी पूरी कीमत ले रहा है, और 4 साल के इंटरेस्ट के साथ ले रहा है। अब आप प्रैक्टिकली क्या बोलोगे? यार तुम मुझसे गाड़ी के पूरे पैसे भी ले रहा हो और उसके ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट भी ले रहा हूं। जब मैं गाड़ी के पूरे पूरे पैसे भरूं अगर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तुम्हें भरूं, मेरा हक बनता है इस गाड़ी के रिवॉर्ड मुझे मिलने चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब मेरा हक बनता है, रिवॉर्ड मुझे मिलने चाहिए, तो फिर इसके रिस्क भी किसके ऊपर होने चाहिए? मेरे ऊपर ही होने चाहिए। तो जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसिड की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट हो, तो मैं क्या सोचता हूं? मैं एसिड की कीमत का एक सब्सटेंशियल पार्ट पे कर रहा हूं। जब सब्सटेंशियल पैसे मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट के साथ, तो मुझे उसके सब्सटेंशियल रिवॉर्ड भी मिलने चाहिए। तो आपकी कोई कंडीशन बेटा मैच करे ना करे, ये कंडीशन जरूर मैच कर जाती है। और इस कंडीशन का नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसिड की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट होना चाहिए। अब आपका सवाल, सर मुझे जब हमने फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज की चक्करबाजी लेसी में करनी नहीं है, बिना मुझे टाइम जाया करवा रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकलवा रहा हूँ, क्यों? अभी सिखाया था लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा, हमेशा लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू तो वैसे भी निकालनी थी,
समझ में आ रही है मेरी बात? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो बेटा हमें वैसे भी निकालनी थी ताकि हम अपनी पहली एंट्री बना सकते। यहां तक समझ में आई है सबके? आवाज नहीं आ रही? ठीक है सर, ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स हो गई। अब इन्हीं चीजों को एंट्रीज के ऊपर लेकर आते हैं कि पहले साल की एंट्रीज कैसे बनेगी, और फिगर एज्यूम नहीं करनी है, अब फिगर जो एग्जैक्ट है वो रिकॉर्ड करनी है। बोर्ड को मिटा दूं? चलिए बेटा, एबीसी तो लेसर है जिसने एसिड लीज पर दिया है, और एक्स वाई जेड लेसी है जिसने एसिड लीज पे लिया है, और इस वक्त हम लेसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हमारी पहली एंट्री 1 जनवरी 18, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी, या फिर ऑब्लिगेशन अंडर लीज क्रेडिट। और आपको अभी पैराग्राफ पढ़ाया था, लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी किस पे रिकॉर्ड होगी? अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर होगी। प्रेजेंट वैल्यू अभी अभी निकाल के बैठ 10, और राइट अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। तो इंटरेस्ट हटाकर इस एसिड की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है? 5710। ये हमारी। अब यहां पर एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हूं, मेरी रिस्पेक्ट में ना पूछ रहा हूं, सवाल ये जहन में आना चाहिए, सर माजिद यार एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी आपने खुद अपने एग्जाम्पल में लिखवाया है 4 रुपए देने, लेकिन ये क्या, देने 8,000 रुपए और लाइबिलिटी आप खाली 5,000 की रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप गलत नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में भी ये लिखा हुआ था, लीज लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू पे। जब देने 8,000 है तो लाइबिलिटी 5,700 पे रिकॉर्ड क्यों हो रही है? बड़ा सिंपल जवाब है बेटा, उस 8,000 में ना 2,200 रुपए का फ्यूचर का इंटरेस्ट है। वो बताओ, जो इंटरेस्ट फ्यूचर में लगेगा, अभी लगा भी नहीं है मेरे पे, जो इंटरेस्ट फ्यूचर में लगेगा, क्या मैं उसको अभी से लाइबिलिटी में शामिल कर लूं? यार एक इंटरेस्ट लगा ही नहीं है, अभी से लाइबिलिटी में कैसे आ जाएगा? तो लीज लाइबिलिटी हमेशा फ्यूचर के इंटरेस्ट को हटा के रिकॉर्ड होती है। फिर बोल रहा हूं, लीज लाइबिलिटी हमेशा फ्यूचर के इंटरेस्ट को हटा के रिकॉर्ड होती है। प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं भाई, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू में से फ्यूचर का इंटरेस्ट हटा दो। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू में से फ्यूचर का इंटरेस्ट हटा दूं तो वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर का इंटरेस्ट मिला दो, वो फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो लीज लाइबिलिटी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, क्योंकि पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, वो इंटरेस्ट पर चार्ज ही नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात? चलो भाई, राइट ऑफ यूज आ गया, यूज करना शुरू कर दिया, करते रहो करते रहो करते रहो। ईयर एंड पर क्या करवा देना? डेप्रीशिएट करवा देना। अब पर आया 31 दिसंबर 18, एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। राइट ऑफ यूज को आपने 5710 पे रिकॉर्ड किया है, ये इसकी कॉस्ट है, और इस शेड करवा दो डिवाइडेड बाय 4 ईयर। शेड हो जाएगा 14286। ठीक है सर। अब इसके बाद बेटा पेमेंट भी करनी है। कब करनी है? हर साल के एंड में,
और अभी हम एंड में पहुंच 31 दिसंबर 18। आज मैं आपको पहले साल के एंड में पहली पेमेंट करूंगा। जब पहली पेमेंट करूंगा तो बैंक को तो क्रेडिट करूंगा, और इतना मुझे पता है हर पेमेंट 2000 की है, लेकिन इस 2000 में दो चीजों की पेमेंट है। नंबर 1 फाइनेंस चार्ज, ऑब्लिगेशन अंडर लीज। अब ये दोनों फिगर हमें चाहिए होंगे। अभी तो मैंने एज्यूम कर लिया था 50,000 की पेमेंट, 20,000 इंटरेस्ट सोच लो, 30,000 प्रिंसिपल सोच लो, लेकिन अब बेटा ये फिगर हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी होगी। जी सर। अब बेटा ये फिगर कहां से लाए? ये फिगर हमेशा हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, आपके जहन में क्या आ रहा है, हमारे यही क्यों, मैं तो 4 पेमेंट करूंगा, मुझे तो ये मालूम करना है हर पेमेंट में कितना इंटरेस्ट है और हर पेमेंट में कितना प्रिंसिपल है। एक का नहीं, चारों का चाहिए। तो बेटा इसके लिए फिर हम एक वर्किंग बनाते हैं हर सवाल। मैंने कभी आईकेएफ के आंसर में आंसर उनका उस वर्किंग के बगैर देखा ही नहीं है। उस वर्किंग को हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अमोर्टाइज समझते हो ना, कम होना, खत्म होना। ये लीज कैसे खत्म होगी, उसे लीज रीपेमेंट शेड्यूल भी कहते हैं। उस शेड्यूल के जरिए हम करना क्या चाह रहे हैं, मालूम करना चाह रहे हैं हर 2000 की पेमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा और कितनी लाइबिलिटी होगी हर पेमेंट के अंदर। तो शेड्यूल बनेगा 4 साल का। उसके बनने से हमारी बैलेंस शीट भी आराम से बन जाएगी और हमारा लेसी क्या डिस्क्लोजर भी आराम से बन जाएगा। तो बेटा बनाते हैं वो स्केड्यूल। पहले मुझे कॉलम बनाने देना, फिर कॉपी कर लेना। लाइबिलिटी, फिर अगला कॉलम मैंने बनाया फाइनेंस चार्ज का, फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट। फिर अगला कॉलम इन दोनों के टोटल का मैंने बनाया सब टोटल। देन कुछ पैसे मैं पे भी करूंगा। अगला कॉलम मैंने बनाया लीज पेमेंट्स का। इसके बाद लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मैंने एक कॉलम और बनाया लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर। और आखिरी बात जो मैं जानना चाहता हूं, हर साल मैं कितना अमाउंट प्रिंसिपल का पे कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल पेड। अगर ये सारे कॉलम आप सही तरह बना लो तो आपकी सारी फिगर बैलेंस शीट की भी यहीं से निकल आएंगी, डिस्क्लोजर्स की भी यहीं से निकल आएंगी, और एंट्रीज की भी यहीं से निकल आएंगी। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, 2-4 सवाल कर लो, आप बोलो यार सर तो फुर्सत में थे, ज्यादा कॉलम बना दिए, हम तो इससे कम कॉलम में भी सारी फिगर निकाल के दिखा दें, फिर वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है सर, जल्दी से स्केड्यूल बना लो और फिर मिलके फिगर्स कैलकुलेट करते हैं।
हाँ बेटा स्टार्ट करूं? ठीक है, मुझे तो स्केड्यूल बनाना आता है, आपको सीखना है, तो आप जरा मिलके मेरा स्केड्यूल बनवा दो पहले। उठाओ कैलकुलेटर। चल मेरा भाई, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट 2018 में शुरू हुआ है, लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 5710, इंटरेस्ट हटाकर 5710 मैंने आपके देने थे, जिस पर पहले साल 15% का चार्ज होगा। 5710 का 15% 857, पहले साल 857 का इंटरेस्ट लगेगा। पहला साल खत्म होते होते 5710 प्लस 857 का इंटरेस्ट, ये पैसे मैंने आपके देने, दोनों का सम दे दो। पहला साल खत्म होते होते 6567 मैंने आपके देने, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सारे पैसे अभी नहीं देने, अभी सिर्फ उसमें से कितने देने? 2000। मैं आपको आज 2000 की पेमेंट करूंगा। 6567 माइनस 2000, अब लाइबिलिटी बच गई 4567। साल के शुरू में लाइबिलिटी थी 5710, साल के एंड में लाइबिलिटी है 4567, दोनों का डिफरेंस ले लें 1143। अब ब्रेकअप समझिएगा, मैं आपको पहले साल 2000 की पेमेंट करूंगा, जिसमें 857 का इंटरेस्ट होगा और 1143 का प्रिंसिपल होगा। मुझे पेमेंट का चुका है, पहली पेमेंट में फाइनेंस चार्ज कितना होगा? 857, और लाइबिलिटी कितनी पे करूंगा? 1143, और ये दोनों मिलकर 2000 रुपए बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? अभी पहले शेड्यूल कंप्लीट करवाओ। नेक्स्ट ईयर आया 2019, लास्ट ईयर की क्लोजिंग लाइबिलिटी, इस साल की ओपनिंग लाइबिलिटी 4567। अब इस पे लगेगा 15% का इंटरेस्ट 685। अब इन दोनों का सब टोटल 5252, 2000 की पेमेंट है 3252। साल के शुरू में लाइबिलिटी थी 4567, अब कम हो गए 3252, दोनों का डिफरेंस निकालो 1315। एक ब्रेकअप और बन गया, जो मैं आपको दूसरी पेमेंट करूंगा उसमें 685 का इंटरेस्ट है और 1315 का प्रिंसिपल है। सब आज ध्यान में आना चाहिए, सर ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? पहले इंटरेस्ट 857, दूसरे बाद 685, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी भी तो कम होती जा रही है। जैसे जैसे लाइबिलिटी कम होती जा रही है, आपका इंटरेस्ट रह जाने वाली लाइबिलिटी पे लग रहा है। अब लाइबिलिटी कम, रेट वही है 15%, अमाउंट कम बनेगा आपका। तीसरा साल आया 2020, 3252 का 15% 488, सब टोटल 3740। 2000 की पेमेंट फिर होगी 1740, क्लोजिंग लाइफ 1512 का प्रिंसिपल पे हो जाएगा। अब क्या लास्ट ईयर 2021, 1740 का 15% कितना आ रहा है? 261, राउंड कर लो 260, फिगर एग्जैक्ट हो जाएगी। ₹1 का फर्क राउंड ऑफ की वजह से चला आ रहा है पीछे से। 1740 प्लस 260, ये हो जाएगा 2000, और आखिरी पेमेंट भी होगी 2000। अब मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और 1740 का प्रिंसिपल पे होगा। इस तरीके से मैं अपनी लीज को अमोर्टाइज करूंगा, खत्म करूंगा। इस वक्त कुछ कॉलम के सम
बड़े ऑब्वियस है। 2,000 वाली 4 पेमेंट कर रहा हूं, टोटल 8,000 की पेमेंट कर रहा हूं उस एसेट की जिसकी फेयर वैल्यू 5710, और 5710 से ऊपर जितना अमाउंट पे कर रहा हूं वो सब इंटरेस्ट है। ये हमारे 8,000 का ब्रेकअप तैयार हो गया कि 8,000 के अंदर हर साल कितना इंटरेस्ट पे होगा और हर साल कितनी लाइबिलिटी पे होगी। शेड्यूल सबकी समझ में आ गया है? जल्दी कॉपी करें, अभी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी बनवाने। हाँ बेटा, हो गया काम यहां तक? चलिए, अभी तक क्या सीखा? अभी तक सर लेसी की एंट्रीज बनाना तो सीख लिया कि लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा किस तरीके से उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अब जो एंट्रीज आपने बनाई है इसका ब्रेकअप समझना। आपने पहली एंट्री बनाई राइट ऑफ यूज डेबिट। राइट ऑफ यूज आपका एसेट है, इसका ताल्लुक SOFP से। लीज लाइबिलिटी है से। फिर आपने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका ताल्लुक सॉसी से। इसका ताल्लुक से फाइनेंस चार्ज, इसका ताल्लुक सॉसी से। ऑब्लिगेशन SOFP और बैंक SOFP। अब ये सीखो लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। जितनी एंट्रीज आपने बनाई है उसके रिजल्ट में बेटा दो चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक सॉसी से बन रहा है। कौन कौन सी? एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस और दूसरा फाइनेंस चार्ज। दोनों का सम बताइएगा। ठीक है सर, पहले यहां तक का कंक्लूजन सब। कोई आपसे पूछे लीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसी पर क्या इंपैक्ट आता है तो फौरन फतवा। लेसी का जब भी कोई एसेट लीज पर आएगा उसके दो खर्चे निकलते हैं, उसके दो एक्सपेंस होते हैं। एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, ये एक्सपेंस क्यों आया है? लीज की वजह से। और दूसरा कौन सा खर्चा है? फाइनेंस चार्ज। यानी अगर आप लेसी हो तो मेंटली तैयार रहना, अगर आप एसेट लीज पे लोगे आपके दो एक्सपेंस निकलेंगे, एक आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा निकलेगा और दूसरा आपका फाइनेंस चार्ज निकलेगा। ये तो हो गया SOCI का एक्सट्रैक्ट। अब जरा ये देखते हैं, अगर SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बनाए और 2018 के बनाए तो वो कैसे होंगे। 2018 में बेटा एसेट साइड पर आप दिखाओगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आप जहां और बहुत सारे एसेट्स दिखाते हो, आज उसमें एक नया एसेट सीखो, नाम क्या है? राइट ऑफ यूज। क्योंकि आपने इसको डेप्रिशिएट भी करा है तो ये अपनी कैरिंग अमाउंट पे दिखेगा, बुक वैल्यू पे। आप क्या कहेंगे? यार हमने राइट ऑफ यूज को डेबिट किया था 5710 पर और 1428 अभी तक वो डेप्रिशिएट भी हो चुका है। डेप्रिशिएट होने के बाद राइट ऑफ यूज कितने का बचा हुआ है? 4282। राइट ऑफ यूज इस तरीके से हमारी एसेट साइड में जाएगा। ठीक है सर,
राइट ऑफ यूज इस तरीके से हमारे पास एसेट साइड पे जाएगा। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पर मैंने पहली हेडिंग लिखी नॉन करंट लाइबिलिटीज और सेकंड हेडिंग लिखी करंट लाइबिलिटीज। बेटा FAR 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फिर जब सत्यपानी ने वो पढ़ाया आपको, बाद में बताया कि सर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो पढ़ना जरूरी था। उसके बगैर ना कैश फ्लो समझ में आई, उसके बगैर ना सोसाइटी समझ में आती, ना उसके बगैर रेशियो निकाल पाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और ना उसके बगैर मैं आपको दूसरे IAS वाले टॉपिक समझा पाता। तो फाइनल अकाउंट पढ़ना जरूरी था। आपने बैलेंस शीट के बनाते वक्त फाइनल अकाउंट में चीज सीखी होगी, करंट मैच्योरिटी। ठीक है ना सर? चलो यार, मैं भी अच्छा ना समझूं, आपको रेफरेंस फाइनल अकाउंट को देगा, मैंने खुद भी तो सिखाई थी वो IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पे हम बैंक लोन की क्या निकालते थे, करंट मैच्योरिटी। कुछ वही बात यहां पर भी मैं करने जा रहा हूं। सर जी, हमने आपके पैसे अभी भी देने, कई साल में देने, लेकिन सारे पैसे एक साथ नहीं देने, उसमें से कुछ पैसे अगले 12 महीने में देने और कुछ पैसे 12 महीने के बाद देने। जो 12 महीने में देने वो करंट मैच्योरिटी, करंट लायबिलिटी, और जो 12 महीनों के बाद देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं नॉन करंट में दिखाऊंगा ऑब्लिगेशन अंडर लीज, और करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। अब इसकी फिगर कहां से लाऊं? बेटा ये सारी फिगर स्केजुअल से बड़े मजे में निकलेंगी। मैंने कहा ना, ये स्केजुअल जगह जगह आपकी मदद करेगा, स्पेशली डिस्क्लोजर बनाने में। सब लोग 1 मिनट खाली बोर्ड पे देख लो। मालूम क्या करना चाह रहा हूं? अगले 12 महीने में कितने पैसे देने, 12 महीने के बाद कितने देने। मालूम कब करना चाह रहा हूं? एक पेमेंट के बाद। कब मालूम करना चाह रहा हूं? पेमेंट के बाद। एक पेमेंट हो चुकी है। स्केजुअल कह रहे हैं 2018 खत्म होते होते एक पेमेंट के बाद हमने आपके अभी भी कितने पैसे देने, 4, 5, 6, 7। हमने 4, 5, 6, 7 आपके अभी भी देने पहले साल के एंड में, जिसमें से 1315 अगले 12 महीने में पे करने और 3252 12 महीनों के बाद पे करने। जो अगले 12 महीनों में पे करने वो करंट मैच्योरिटी, और जो 12 महीनों के बाद पे करने वो नॉन करंट। तो नॉन करंट की फिगर आ गई 3252 और करंट की फिगर आ गई 1315। कुछ अकल में आया है बेटा? अब एक बड़ा जुमला बोल दूं, ठीक है? पढ़ने आए थे FAR 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2। हम पिछली क्लास से IAS पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पता है क्यों? सिर्फ इन दो चीजों को बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कोई आपसे पूछे लीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, समरी अभी बता देना। है ना, लीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो हैं। सॉसी में लीज की वजह से दो चीजें रिपोर्ट होती हैं। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिपोर्ट होता है, एक फाइनेंस चार्ज रिपोर्ट होता है। समझ में आ रही है बात? फिर बोलना, बैलेंस शीट में भी दो चीजें रिपोर्ट होती हैं। राइट ऑफ यूज रिपोर्ट होता है, लीज लायबिलिटी रिपोर्ट होती है। फर्दर समझा देना, लीज लायबिलिटी अपने ब्रेकअप पर रिपोर्ट होती है। तो आप जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, ये मैं आपको अनहोनी बात नहीं सिखा रहा हूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हो रही है। हम FAR 1 में भी तो यही करते थे यार। सब कुछ कर करा कर क्या बनाते थे, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मुख्तलिफ IAS के, सॉसी के एक्सट्रैक्ट मुख्तलिफ IAS के, सोसाई बनाते थे इसमें IAS 8 वगैरह मिला दिया करते थे, या फिर डिस्क्लोजर्स बनाते थे। ये सब क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन पता है रिपोर्टिंग शुरू कहां से होती है? वो देखो, जनरल से।
रिपोर्टिंग शुरू वहां से होती है और खत्म कहां पर होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये लीज की अकाउंटिंग है। आपने कहा सर ये बहुत ही आसान अकाउंटिंग है, तो हो गया, समझ में आ गई। अभी तो 10% भी बात नहीं, तो इसमें अब क्या डराने वाली बातें? कुछ डराने वाला नहीं है, सब टेक्निकल है। अगर पेमेंट बिगिनिंग में आती तो काफी चीजें बदल जाती, पेमेंट अगर क्वार्टरली होती तो काफी चीजें बदल जाती, एंट्रीज भी कुछ बदल जाती। अच्छा सर, अगर अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ जाए तो डिसमेंटलिंग भी आएगी जी। मैंने पैरा 24 रोका था, कॉस्ट का पैरा, उसमें लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कॉस्ट में ऐड होती है प्रेजेंट वैल्यू पर, सिखाया था आप लोगों को, वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है सर जी, लेकिन क्या है, बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि लीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है। चले बेटा, अब कल शायद 2 क्लासें लगाई आपके साथ इंशाल्लाह, कल आपको लेसी की फर्दर सिचुएशन समझाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।